हेलो गाइस, वेलकम टू आइस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू यूनिट। तो इस यूनिट के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसका टॉपिक है पृथ्वी पे जीवन। तो ये लेसन 15 है। अगर आप लोगों ने इसके पहले के लेसन्स नहीं देखे हैं, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप जाके इसके पहले के लेसन वीडियोस देख सकते हैं। वो रोज़ आते हैं तो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, और प्लेलिस्ट भी बन चुकी है तो आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट के हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, एक्सेट्रा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी पे जीवन, और हम जानेंगे इसके अंतर्गत ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, जैसे कि परितंत्र क्या है, जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, जैव विविधता क्या होती है, संरक्षण क्या होता है, जैव मंडल क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जैव मंडल क्या होता है। देखिए, जो जीव है ना, पृथ्वी पे रहने वाले सभी जीवधारी, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो चाहे वो बड़े जीव हो, पृथ्वी पे लगभग हर स्थान पे जीव तो पाए ही जाते हैं। चाहे वो आसमान में उड़ने वाले पंछी हों, चाहे वो पानी के अंदर रहने वाले समुद्री जीव हों, या फिर सूक्ष्म छोटे मोटे जीव हों जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, या फिर गेहूं में रहने वाले घून हों इत्यादि, हम लोग धरती पर रहने वाले हों, पेड़ पौधे इत्यादि, हर स्थान पे कहीं ना कहीं जीव तो पाए ही जाते हैं। तो ये जो जीव हैं इनका एक एनवायरनमेंट होता है जिन्हें हम उनका परितंत्र भी कहते हैं। और इसमें हम जानेंगे कि जैव मंडल क्या होता है। तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी एक दूसरे के साथ मिलके जैव मंडल का निर्माण करते हैं। ये पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ भी क्रिया करते हैं। इसमें हम ये भी जानने वाले हैं कि लाइक जो जीव हैं, हम सभी, हम लोग को लेकर इंक्लूडिंग हम लोग को भी, तो क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे पे कहीं ना कहीं निर्भर हैं। जैसे कि मान लीजिए छोटा सा कोई घास है, ठीक है, उसे किसी कीड़े ने खाया, मान लीजिए उसे ग्रास हॉपर ने खाया, जो हरे वाले कीड़े आते हैं उन्होंने खाया, ठीक है। फिर उसे किसने खाया, छोटे मेढक ने खा लिया। मेढक को मान लीजिए सांप खाता है, सांप को मान लीजिए नेवला खाता है, नेवले को मान लीजिए कोई बड़ा जानवर, कोई हिरन इत्यादि ये लोग खा लेते हैं। हिरन नहीं, कोई मान लीजिए लोमड़ी खाती है, ठीक है, और फिर उसे कोई बड़ा जानवर खाता है, फिर उस जानवर को कोई और खाता है। ऐसे करके हम सभी अपने भोजन के लिए किसी न किसी जीव पे तो निर्भर ही हैं ना। हम लोग पौधों पे निर्भर हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, पौधे होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब प्रथम, जो कि सबसे पहले भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे ही एक ऐसी चीज़ हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए ना किसी जीव पे, मतलब उसे खाकर इनके भोजन की पूर्ति नहीं होती। हाँ, उनकी सहायता से ज़रूर होती है। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया होती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए मिट्टी पे उन जीवाणुओं का होना आवश्यक होता है, क्योंकि वो ही नाइट्रोजन को फिक्सेट करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं कि ये जीवों पे निर्भर तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से निर्भर नहीं करते। लाइक ये नहीं होता है कि ये उन्हें मार के खाने वाले हैं, उन्हें ही अपना भोजन ये नहीं बनाते। हाँ, उनकी सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन इसके बदले में उन जीवाणुओं को भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो दोनों में परस्पर होता है, इक्वल शेयर होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी दुकान से कोई सामान लिया तो आपने उसे पैसा भी तो दिया, तो उसका भी प्रॉफिट हुआ, आपका भी काम हो गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, पेड़ों को भी उनसे भी फ़ायदा होता है और उन्हें भी पेड़ों के पास रहने से फ़ायदा मिलता है। आगे चलेंगे तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है पृथ्वी पे हर तरफ जीवन लगभग पाया जाता है। इसके बारे में तो हमने जान लिया। तथा जो भी जीवन है वो कहीं ना कहीं अपंद होता है। तो बहुत सारे जीव हैं। अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि सारे ही जीव जो हैं वो स्थल मंडल पे रहते हैं। बहुत से जीव हैं जो जल मंडल पे रहते हैं, बहुत से वायुमंडल में रहते हैं, बहुत से जीव हैं जो एक मंडल से दूसरे मंडल में विचरण करते हैं, जा सकते हैं आसानी से। जैव मंडल और इसके घटक पर्यावरण के बहुत प्रमुख तत्व हैं। ये तत्व अन्य प्राकृतिक घटकों जैसे कि भूमि, जल व मिट्टी के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये वायुमंडल के तत्वों जैसे कि तापमान, वर्षा, आर्द्रता और सूर्य के प्रकाश से भी प्रभावित होते हैं। जैविक घटकों का भूमि, वायु व जल के साथ पारस्परिक आदान प्रदान जीवों के जीवित रहने, बढ़ने और विकसित होने में सहायक होता है। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं?
तो देखिए आइए जानते हैं कि पारिस्थितिकी क्या होती है। क्या अभी आपने सोचा है कि जो पारिस्थितिकी है वो क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि पर्यावरण जैविक व अजैविक दोनों तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। इस संतुलन के बने रहने के लिए विविध प्राणियों एवं जीवधारियों को एक विशेष अनुपात में रहना आवश्यक है, जिससे जैविक और अजैव तत्वों के स्वास्थ्य अंतःक्रिया बनी रहे, ठीक है। जो पर्यावरण है उसमें कई तरह के जीव होते हैं, जो जीवित हैं वो भी और कुछ जो जीवित नहीं हैं लेकिन वो आवश्यक तो हैं। जैसे मिट्टी तो आवश्यक है ना, भले ही वो जीवित नहीं है तो क्या, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती, उसे भोजन नहीं चाहिए होता, लेकिन फिर भी वो आवश्यक तो है ही हम लोग के लिए। तो वो अजैविक तत्व है और जो छोटे मोटे जीव हैं वो जैविक तत्व हैं, लेकिन उन दोनों को एक विशेष अनुपात में रहना आवश्यक है। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी जो छोटे मोटे जीव हैं वो उसके अंदर सफोकेट हो जाएंगे, मर जाएंगे, और यदि मिट्टी हो ही ना तो भी सृष्टि का निर्माण तो संभव है नहीं। तो इसलिए दोनों को एक निश्चित अनुपात में दोनों की जो मात्रा है वो उपस्थित रहनी बहुत आवश्यक होती है। पारिस्थितिकी प्रमुख रूप से जीवधारियों के जन्म, विकास, वितरण, प्रवृत्ति व उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने से संबंधित होता है। पारिस्थितिकी बताता है कि वो प्रतिकूल अवस्था जो है, मान लीजिए कि बाढ़ है, बाढ़ हम लोग के लिए प्रतिकूल अवस्था है ना, भोजन अच्छे से नहीं मिल पाएगा, जो भी चीज़ें हम तुरंत जाके ले आते हैं वो चीज़ें हम आसानी से कैरी नहीं कर सकते, तो वो प्रतिकूल अवस्था है। उसमें भी जीवित रहने की कला को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। जब हम इसका अध्ययन करते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल अथवा वायु यानी कि अजैविक तत्व से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हो जाती हैं, उसे हम परितंत्र कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि परितंत्र किसे कहते हैं, तो इसे आप बताएंगे किसी भी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल अथवा वायु से एक ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हों, उसे परितंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिकी के संदर्भ में आवास पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक कारकों का योग है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण व विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न प्रकार के परितंत्र पाए जाते हैं, जहाँ अलग अलग प्रकार के पौधे व जीव जंतु विकास क्रम द्वारा उस पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं। ऐसा इसमें बताया गया है कि जो भी पर्यावरण में हम रहते हैं हमें उसकी आदत हो जाती है, यदि उस पर्यावरण से हमें हटाया जाए तो हमारे जीवन पे कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब जो जलीय जीव है, अगर मान लीजिए उस स्थल पे रख दिया गया तो वो मर जाएगा, जैसे कि मछली है, तो इसीलिए वो उनका अपने पर्यावरण से एक संबंध होता है, जिसे अगर हटा दिया जाए तो उनके जीवन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। इस प्रकरण को पारिस्थितिकी अनुकूलन कहते हैं। किसी को भी जब उसके पर्यावरण की आदत हो जाए तो इस प्रकरण को क्या कहते हैं, पारिस्थितिक अनुकूलन के नाम से। कि दो शब्दों से बना है, एक है ओइकोस और दूसरा है लॉजी। ओइकोस का मतलब होता है घर तथा लॉजी का मतलब होता है विज्ञान यानी कि अध्ययन। शाब्दिक अर्थानुसार यदि देखा जाए तो इकोलॉजी पृथ्वी पर पौधों, मनुष्य, जंतुओं व सूक्ष्म जीवों के घर के रूप में अध्ययन करने को लेकर उससे संबंधित है। एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण हम सभी जीव एक साथ रहते हैं। जर्मन जो प्राणी शास्त्री थे, यानी उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल, उन्होंने सर्वप्रथम 1869 में ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। पारिस्थितिकी के ज्ञाता के रूप में ये जाने जाते हैं तथा जीवधारियों मतलब जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंध जो भी संपर्क है उसके अध्ययन को इन्होंने पारिस्थितिकी विज्ञान कहा। यानी जैविक और अजैविक घटकों के जो पारस्परिक संपर्क का अध्ययन किया जाता है उसे ही पारस्परिक विज्ञान कहते हैं। अतः जीवधारियों का आपस में व उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ये दूसरा इसका डेफिनेशन है। अतः जीवधारियों का आपस में व उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का एक वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी
कहलाता है। परितंत्र के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी कंज्यूमर्स जिन्हें आप प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, और फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे जो कि मांसाहारी होते हैं। फिर तीसरे आते हैं तृतीयक उपभोक्ता यानी कि टर्शरी कंज्यूमर्स। इसमें कुछ मृत अवशेषों को खाते हैं, अपघटक को खाते हैं, कुछ हरित पादप के होते हैं और कुछ मृदा पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। ये मुख्यतः तो दो ही प्रकार के होते हैं, जलीय एवं स्थलीय परितंत्र। स्थलीय परितंत्र को बायोम्स में विभाजित किया जा सकता है। बायोम पौधों व प्राणियों का एक ऐसा समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है तथा पृथ्वी के विभिन्न बायोम की सीमा का निर्धारण जलवायु व अपक्षय संबंधी तत्व करते हैं। अतः विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है डेफिनेशन के तौर पे, इसे आप लिख लीजिए कहीं पे। विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं। इसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी संबंधी अवयव भी शामिल होते हैं। संसार में कुछ प्रमुख परितंत्र जैसे कि वन, घास क्षेत्र, मरुस्थल और टुंड्रा परितंत्र इत्यादि हैं। जलीय परितंत्र जो है उसे समुद्री परितंत्र व ताजे जल के परितंत्रों में बांटा गया है। यदि कोई जलीय परितंत्र है तो जल तो कई सारे होते हैं। समुद्री जल खारा होता है और जो ताज़ा जल है वो ग्लेशियर से पिघल के आता है, वो खारा नहीं होता है, वो पीने के योग्य होता है। इसीलिए इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। समुद्री परितंत्र में महासागरीय ज्वारंतमुख प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ परितंत्र इत्यादि शामिल हैं और ताजे जल के परितंत्र में झीलें, तालाब, सरिताएं, दलदल इत्यादि शामिल होते हैं। परितंत्र की कार्यप्रणाली व संरचना, तो परितंत्र की संरचना में वहाँ उपलब्ध पौधों व जंतुओं की प्रजातियों का वर्णन सम्मिलित होता है। यह उनके इतिहास, वितरण और उनकी संख्या को भी कहीं न कहीं परिभाषित करता है। संरचना की दृष्टि से देखें तो इसके अंतर्गत जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कारक उपस्थित होते हैं तथा कुछ भौतिक घटक भी होते हैं जैसे तापमान, वर्षा, सूर्य प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति व अजैविक या अकार्बनिक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि सम्मिलित होते हैं तथा कुछ जैविक कारक जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि उत्पादक हो गए, उपभोक्ता हो गए तथा अपघटक इत्यादि शामिल होते हैं। तो अब हम इसके आगे से कल पढ़ेंगे। अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो किसी भी पेपर से रिलेटेड, कोई भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योग्राफी से ही, अगर आपको हिस्ट्री का भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, पॉलिटी का पूछना हो, करंट से रिलेटेड पूछना हो तो आप इसे पूछ सकते हैं। आप लोगों को जवाब कल या नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।